सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मनीष अग्निहोत्री। तो हाँ भाई, अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की कि एनडीए में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन रहती है कि एनडीए का जो एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री का क्या लेवल रहता है, कितना लेवल की केमिस्ट्री आती है, क्या जेई एडवांस या जेई नीट अपना हो गया उस लेवल की आती है, या 10th लेवल की आती है, 11th लेवल की आती है, 12th लेवल की आती है, वो क्या है। तो मैं आपको एक एक करके पूरा सिलेबस अभी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि हमें कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से हमारा एक दो क्वेश्चन आता है, किसे हम स्किप कर सकते हैं, किस पे मेजरली काम हमें करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज तो केमिस्ट्री की आपके एग्जाम में नहीं है, बट स्टिल जितनी है उसे हम 1% भी छोड़ नहीं सकते। तो यार पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल कि अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो यार ये भी एक अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनडीए क्या है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यार पूरी ताकत पूरी मेहनत से हम भी आपका साथ देंगे एंड आई होप कि आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और यहाँ आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ना कुछ परचेज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यार पहली बात तो जिन बच्चों को पता है कि एनडीए क्या है क्या नहीं, आपको पता हो रहा है एनडीए 2 बार में होता है, एक एनडीए 1 एनडीए 2। एनडीए 2 में जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस हो हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। और देखो यार पता है आपको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी ही वो अपने पास एग्जाम बॉडी है जो हमारे पास क्या कहते हैं जो आपका आईएएस का एग्जाम है वो भी कंडक्ट कराता है। आईएएस का एग्जाम इंडिया में टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो आप ये समझ के चलो कि आप 12th के बाद ही उस चीज़ से एकदम भिड़ जा रहे हो, है ना। तो ये अपने आप में एक टफेस्ट एग्जाम है ना, इसे कोई लुल्लु पुच्चो आदमी नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने ये ठान लिया है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि मैं एनडीए की प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, तो आपके लिए यही एक प्राउड की मोमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आप जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में के जो तीनों हैं अपने पास, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे इंडियन आर्म फोर्स हो, अगर आप उनमें जाना चाहते हो तो यही वो बॉडी है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। और आज से कुछ साल पहले तक तो ऐसा भी होता था कि यार जो बॉयज़ होते थे सिर्फ वही प्रेफर करते थे एनडीए के एग्ज़ाम को, इनफैक्ट जेई के एग्ज़ाम को भी। बट आज आपको पता ही है कि हमारी जो गर्ल्स हैं उन्होंने भी एकदम जो है पूरी ताकत से दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपका जो अभी आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था, तो अभी हमारे पास जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी थी और जो सोफिया कुरैशी जी थी, उन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, बताया था पूरा इंसिडेंट। तो सोच के देखो उनके चेहरे पे क्या प्राइड था, है ना। तो वही चीज़ है यार। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है इस एग्जाम के लिए। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ना, आपको इस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री पढ़नी तो है, लेकिन उस लेवल की केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है जो आप सोचो कि हमें कोई एडवांस लेवल की या जेई लेवल की पढ़ी जाए। पेपर टफ है बट नॉट कि इसमें केमिस्ट्री का वो लेवल टच करा देंगे, है ना। आपको ऑलरेडी पता है कि 3 स्टेज में इसका पेपर होता है, रिटन टेस्ट होता है, फिर एसबीटी होता है, देन उसके बाद अपने पास मेडिकल टेस्ट होता है। अब आपका रिटन टेस्ट जो वो भी 2 पार्ट में होता है, तो आपको डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिलहाल अब जो केमिस्ट्री का जो इसका छोटा सा पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो देखो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो सबसे पहला तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो देखो अब अगर आप यहाँ पे देखो कहोगे आप सर ये तो एक टॉपिक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये तो एक टॉपिक है, तो क्या हम टॉपिक पढ़ के चले जाएं, क्या हम एलिमेंट्स मिक्सचर और कंपोनेंट पढ़ के चलें क्वेश्चन आ जाएगा, क्या एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ ले क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो यार इसी के लिए बस आप यहाँ पे आए हो। आपके टीचर को बहुत अच्छे से पता है कि इन चीजों को टॉपिक वाइज कैसे पढ़ाना है, या फिर इन्हें एक चैप्टर में पिरो के, जो मोती अलग अलग फैले हुए हैं उन्हें एक माला में पिरो के आपको कैसे पहनानी है। तो आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ तैयारी करो। ये जो टॉपिक्स हैं जैसे एलिमेंट हो गया, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, मैं अगर आपको ध्यान से समझाऊं तो बेटा ये पूरा एक ही चैप्टर के अंदर आ जाएगा। आप सोच के देखो, हमें फिजिकल केमिकल चेंज जो कि क्लास 10th की बात हो रही है, एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड ये भी क्लास 10th की बात हो रही है, एटम मॉलिक्यूल्स में इनफैक्ट मैं कहूँगा 10th में ही आपको अच्छे से पढ़ा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 अगर आपको अच्छे से पता है। तो मैं आपको इन चारों चैप्टर को एक ही में कंबाइन करा के एक चैप्टर में करा के पढ़ाऊंगा। फिर यहां से आता है पेरियोडिसिटी आपका, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, थोड़ा सा उसमें आ जाएगा अपने पास मेटलर्जी वगैरह जो 12th के सिलेबस से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, बट हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आएगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कितना पढ़ना है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि भैया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, फिर फेजान रूल क्या होता है, फिर उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मूवमेंट, बहुत सारी चीजें हैं अगर आप इस चैप्टर को इंडिविजुअल देखते हो। बट हमें अपने इसमें इस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल आप इसे आप अभी के लिए लिख सकते हो कि हाँ भाई ये हमारे सारे टॉपिक हो गए। देन उसके बाद पेरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, जिसे आप अगर आप 11th के हिसाब से देखो तो ये अपने पास चैप्टर नंबर 3 में मिल जाता है। आफ्टर दैट मेटलर्जी जो क्लास 12th के सिलेबस से फिलहाल के लिए हटा दिया गया, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे।
और ये आपको कितना पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, ये मेटलर्जी आपको पढ़ना है जो आपने 9th-10th क्लास में मेटलर्जी पढ़ा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ओर्स क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे अर्थ के अंदर से निकालते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन का पायराइट, ये सब चीजें उन्हीं को बस हमें पढ़ना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि पूरा हमें 12th वाला चैप्टर डिटेल से पढ़ना है। तो ये देख के क्योंकि लगता है ना यार ये तो वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक, ये तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, नहीं, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके साथ आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो एनडीए में इस ईयर में पूछा गया था, ये एनडीए इस ईयर में पूछा गया था, तो आपको आइडिया लगता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, बट हाँ हमें उतना ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन भी ना लगे। तो ये हमारे पास 5 चैप्टर इधर हो गए। देन उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब अपने पास आपने पढ़ रखा है कि देखो अगर हम सिर्फ एक चैप्टर रिडॉक्स की बात कर लें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों हमारे पास एक ही चैप्टर है जो कि है रिडॉक्स, उसमें आ जाता है। तो इसे हमें अलग अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम क्लास 11th के एक चैप्टर की बात कर ले रिडॉक्स चैप्टर की, तो रिडॉक्स के अंदर ही हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है बहुत अच्छे से। फिर हाँ थोड़ा सा हमें एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एसिड बेसिस सॉल्ट, तुम सोचो क्या तुम 10th वाला पढ़ के चला जाओ हो जाएगा, नहीं होगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जो 10th वाली ही पढ़ के जानी है, कुछ कुछ है जो 11th की पढ़नी है, कुछ कुछ है जो शायद 12th की भी पढ़नी होगी आपको, है ना। तो जब ये यहाँ से आपको कह रहा है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम 12th का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं बेटा, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर आपने रिडॉक्स ध्यान से पढ़ा है तो रिडॉक्स में भी थोड़ी सी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है। अगर आपके एग्जामिनर ने, आपके टीचर ने आपको ध्यान से पढ़ाया है वो चैप्टर, या आपने ध्यान से पढ़ा है वो चैप्टर, तो आपको पता होगा कि रिडॉक्स के अंदर ही पहले तो बैलेंसिंग हो गई, पूरा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर उसके बाद जो भी चीज आप पढ़ते हो बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन, उसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी पार्ट है, उसी को पढ़ने की बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर अपने पास एसिड बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये हमें कितना पढ़ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, इसमें थोड़ा, अब देखो अब तुम सोचोगे नॉन मेटल्स, ये मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ ले 9th वाला हो जाएगा काम, नहीं होगा भैया, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं होगा। ये यहाँ पे बात हो रही है कि आपके जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक है, इस ब्लॉक में तो एक भी नॉन मेटल है नहीं, पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में वो जो नॉन मेटल्स है वहां पे जो उनकी प्रॉपर्टीज है उन्हें डिटेल से यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना, उतना आसान भी नहीं है। हाँ ये देखो कह रहा है कार्बन एनेट्स डिफरेंट कंपाउंड, ये हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा आपका काम चला देंगे, इसमें आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कि सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, इसमें जो भी होगा, एंड एयर एंड वाटर। तो बेसिकली आपसे एक तरीके की एलिमेंटल केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है इस एग्जाम के अंदर। मैं आपको अगर आपको ओवरऑल व्यू दूं, चाहे तुम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करो, चाहे तुम केमिकल बॉन्डिंग की बात करो, एयर एंड वाटर की बात करो कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, देन उसके बाद कार्बन्स कंपाउंड की बात करो, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड की बात करो, तो बेसिकली, या फिर केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स की बात करो, बेसिकली आपसे एलिमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा पूछा जा रहा है। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमें पता है कि हमें कहां पे ज्यादा पढ़ना है, कहां पे इतना पढ़ के काम चल जाएगा, कहां पे हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। अब तुम सोचो तुम एल्डिहाइड कीटोन लेके बैठ जाओ या फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर लेके बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये 11 चैप्टर ही आपके अंदर है, क्या तो 11 टॉपिक ही हैं जिन्हें हम चैप्टर के अंदर पढ़ के डिटेल से पढ़ेंगे। तो जल्दी बेटा आपके पास यहाँ पे वीडियो के साथ पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत ही जल्दी ये सारे चैप्टर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पहले तो स्क्रीनशॉट लो, एंड यार विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों ने अगर ठाना है तो आप कर भी लोगे, है ना। सब आपके माइंड की बात है कि आप कितना अपने आप में फोकस्ड हो। बस एक चीज कहेंगे, अगर कर सकते हो, इतना बड़े एग्जाम को अगर तुम निकाल रहे हो तभी तुम इस चैनल तक आए हो। कोई आदमी आके यहाँ क्यों देखेगा? जिसने सोचा होगा, जिसने माइंड में बिठाया होगा कि हमें एनडीए क्रैक करना है, वही यहाँ तक आया होगा। तो बेटा सबसे पहली चीज है तुम अपने जो एक इंग्लिश में कहावत है, हम तो हिंदी में बताएं एक इंग्लिश में कहावत है आयरन मैन 3 मूवी की, वी मेक्स अवर ओन डेविल्स, और हिंदी में इसका मतलब है हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा जो शैतान है वो है ये है तुम्हारा ये मोबाइल फोन, है ना। तो सबसे बड़ा शैतान है तुम्हारा मोबाइल फोन। तो तुम अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो कि हमें कब यूज करना है, कितना यूज करना है, कितना इस पे हमें किस चीज के लिए यूज करना है। अगर तुम थोड़ा सा कमांड अपने मोबाइल फोन पे थोड़ा सा स्टॉप लगा दो कि हमें इतनी देर ही इसे यूज करना है, तो डेफिनेटली तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आज के टाइम पे इससे बड़ा कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। तो अगर तुमने इस पे कंट्रोल कर लिया तो तुम हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हो और बेटा तुम जीतोगे। तो वही उसी के साथ बोलेंगे विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्दी ही आपको पहले चैप्टर के साथ मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।